जैसा कि आपको पता है, आज की आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ये कह सकते हैं पहली क्लास है। और इस क्लास में हम किस बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यानी हम अपने देश की क्या करेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे इस क्लास में। और ये हिस्ट्री स्पेशल बैच होगा, ये हिस्ट्री का स्पेशल बैच होगा, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से, हो सकता है आपका लेवल बहुत अच्छा हो कि छठी सातवीं आठवीं क्लास में जो एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ाई जाती है उनसे काफी नॉलेज मिल जाती है और वो बात तक याद रहती है। तो इस वजह से आपका जो है, हो सकता है लेवल बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से हम जो है पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया में। फिर हम पढ़ेंगे मेडवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल शुरू से हम करेंगे। और वैसे तो ये नेट जेआरएफ वगैरह सबके लिए सक्सेसफुल रहेगा। जैसे कि हम सभी को पता है, आपको पता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है या इंडियन हिस्ट्री है, उसको तीन भाग में जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एंशियंट इंडिया, मेडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, एंशियंट इंडिया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया, ये कह सकते हैं हिंदी में प्राचीन भारत। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। और इसको एंशियंट इंडिया को भी फिर क्या किया गया है, भारतीय इतिहास को तीन भाग में जो है डिवाइड किया गया है। एंशियंट इंडिया, मेडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इसी तरीके से एंशियंट इंडिया को भी क्या किया गया है, तीन भाग में, कह सकते हैं तीन पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जी, ये कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। जी। और दूसरा पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जी, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड या हिंदी में प्रागैतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, हिंदी में ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आपको जो बोर्ड पे लिखवाया जाएगा वो आपको नोट्स बनाना है। और कुछ बात ऐसी होती है जो लिखी नहीं जाती, वो बस सिर्फ बता दी जाती है, तो आप उसको भी नोट कर लेना। तो तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, और इसमें पहले वाला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी दो एज में यानी दो युग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हमारे इतिहास को तीन जगह डिवाइड किया गया है, तीन भाग में, तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं एंशियंट इंडिया, मेडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। फिर एंशियंट इंडिया को भी तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है, जैसा मैंने अभी आपको लिखवाया, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, और सेकंड है या दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड
यानी ऐतिहासिक काल। और फिर इसमें जो पहले वाला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको भी क्या किया गया है, उसको भी दो युग में या दो एज में उसको डिवाइड किया गया है। वो दो एज लिख लीजिए। स्टोन एज, पहला है स्टोन एज, स्टोन एज, और दूसरा है मेटल एज, मेटल एज, मेटल एज। फिर इसको जो है दो युग में, प्री हिस्टोरिक पीरियड को दो युग में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज और मेटल एज। एंशिएंट इंडिया का क्या मतलब है, हम अभी जिसको कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंशिएंट इंडिया का मतलब है हमारे देश का सबसे पुराने वाला भाग, यानी सबसे प्राचीन वाला भाग, सबसे पुराने वाला भाग। जी, सबसे ही पुराने वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? एंशिएंट इंडिया। और फिर हमने जो ये लिखा पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड। जी, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तो इनमें क्या फर्क है? जी, क्या फर्क है इनमें? इनका हम फर्क समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास अवशेष तो है, यानी निशानियां तो है, लेकिन क्या है, लेकिन कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं, कोई भी लिखित जानकारी नहीं। प्री हिस्टोरिक पीरियड उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास अवशेष तो है, रिटर्न सोर्स, लेकिन कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं, यानी कोई भी लिखित जानकारी नहीं, तो उसको हमने क्या कहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा। कहने का मतलब ये इतनी पुरानी बात है कि जब हम, यानी इंसान के द्वारा लिपियों का भी, यानी लिखाई पढ़ाई का जो क्या किया गया था, आविष्कार नहीं किया गया था, यानी लिखना पढ़ना क्या शुरू नहीं किया गया था, इंसान ने पढ़ने लिखने की भी शुरुआत नहीं की थी, तो उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस वक्त इंसान क्या हुआ करता था, एक तरीके से कह सकते हैं आदि आदि मानव हुआ करता था। उस वक्त इंसान आदि मानव हुआ करता था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं। और खाने पीने के लिए यानी भोजन के लिए एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह पर भटका करता था, यानी भागा दौड़ करता था, आदि मानव हुआ करता था, और एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने। आज हम लोगों की तरह नहीं कि महल बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, जो है नाम कमाने के लिए, वो सिर्फ खाने पीने के लिए। उसका रीजन क्या होता था, क्या वजह होती थी? खाना पीना। तो खाने पीने के लिए क्या किया करता था? एक जगह से दूसरी जगह भटका करता था। तो और पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर क्या किया करता था? जानवरों का शिकार किया करता था। इंसान जब उस वक्त पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर इंसानों का शिकार, उसका सॉरी, जानवरों का शिकार किया करता था, और वही फिर खा लिया करता था। तो उसी पीरियड को हमने, उसी काल को क्या कहा? उसी काल को हमने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रागैतिहासिक काल। पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष तो है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या है? हमारे पास अवशेष है, लेकिन कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं था प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास अवशेष भी है और लिखित जानकारी भी है, लेकिन क्या है, किसी भी लिखित जानकारी को पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। मतलब इस पीरियड में इंसान ने लिपियों का, यानी लिखने पढ़ने का तो आविष्कार कर लिया था, लिखाई पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन उस लिपि में, उस तहरीर में, या उस जो है राइटिंग में क्या लिखा, क्या लिखने की कोशिश की, ये कोई समझ नहीं पाया। इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उसमें क्या होगा। जी, आपने देखी होगी ये कहीं पे कि चित्र बना बना कर बात करते थे, तस्वीरें बना दी, इस तरीके की हुआ करती थी तस्वीरें। तस्वीरें बना बना कर क्या किया करते थे वो, ये इस तरीके की मुख्तलिफ तरीके की तस्वीरें बना बनाकर वो बात किया करते थे आपस में। इस वजह से क्या हुआ, उनका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि उसमें अक्षरों का, यानी लफ्ज का, वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ, वो चित्र बना बना कर बात किया करते थे। तो ये क्या हुआ, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और बात करें तीसरे की, हिस्टोरिक पीरियड की, तो ये वो काल है, ये कह सकते हैं ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी है, लिखित जानकारी भी है, और सारी की सारी लिखित जानकारी को पढ़ भी लिया गया है। जी, सारी की सारी लिखित जानकारी को पढ़ भी लिया गया है। चलिए फिर आप समझ गए होंगे ये तीनों काल। जी, आप समझ गए होंगे ना ये तीनों काल। चलिए आगे कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतिहास है, भारतीय इतिहास है, ये कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री। इसको तीन भाग में, तीन पीरियड में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। जी, और फिर एंशिएंट इंडिया को भी तीन पीरियड में, या कह सकते हैं तीन काल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में समझना चाहें तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और फिर हम बात करें पहले वाले काल की, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को दो युग में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज
और मेटल एज, स्टोन एज और मेटल एज। और फिर स्टोन एज को भी अब हम ये करने जा रहे हैं, स्टोन एज को, फिर स्टोन एज को भी 3 युग में, या कह सकते हैं 3 पीरियड में, 3 काल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब यहाँ आप देख सकती हैं, हमने पहले वाला लिखा है पैलियोलिथिक पीरियड, यह है पैलियोलिथिक पीरियड। इसके आगे हम बढ़ना चाहें तो मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। जी, मेसोलिथिक पीरियड, या हिंदी में कह सकते हैं पैलियोलिथिक पीरियड को कहते हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। और मेसोलिथिक पीरियड को कहते हैं मध्यपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड को कहते हैं पुरापाषाण काल, और मेसोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं, मध्यपाषाण काल। हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में भी लिख सकती हैं। और तीसरा वाला लिख लेते हैं हम, नियोलिथिक पीरियड, या नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। जी, नियोलिथिक पीरियड, इसको हिंदी में कह सकते हैं नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल, मध्य, और मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्यपाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। जी, ये क्लियर है? जी, यहाँ तक ये क्लियर है? जी बताएं। ओके, समझ में आ रहा है आपके? जी, समझ में आ रहा है आपके? जी बिल्कुल। चलिए, आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारा जो इतिहास है या इंडियन हिस्ट्री है, वे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, साक्ष्यों पर आधारित होती है, यानी निशानियों पर उसका क्या होता है, निशानियों पर आधारित होती है, साक्ष्यों पर आधारित होती है, ये कह सकते हैं सोर्सेज पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतिहास में बेसिक से बेसिक सी बातें करेंगे हम। जिस जिस देश का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, यानी अपने देश का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो हम अपने देश के नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी नामों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश को नाम कहाँ से कौन सा मिला, यानी जिनसे हमें जानकारी मिलती है एंशियंट इंडिया के बारे में, या कह सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो हम उनको क्या करेंगे, पहले पहले हम उनको ही पढ़ेंगे। ऑफ एंशियंट पीरियड, सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड। कोई बात नहीं, अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। और ये जो बिल्कुल शुरू से कराने का जो हमारा रीजन है, जो सबब हमारा ये बिल्कुल शुरू से कराने का है, तो ये यही वजह है ताकि सब अच्छे से समझ पाएं। जी, तो जैसे अभी तक आपने किया तो समझ आ रहा है आपको? आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री वीक नहीं रहेगी, बस आप मेहनत करते जाइए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल। अगर क्लास में भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आपको मालूम होगा हमारा नंबर 9045220432। बाद में भी आप इस नंबर पर आप पूछ सकती हैं। आपको चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी हर तरीके से क्या करता है, सुविधा देता है, हर तरीके से चाहता है कि हमारे यहाँ का बच्चा सक्सेस हो। तो बेफिक्र रहें, आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री वीक नहीं रहेगी, अच्छी हो जाएगी। चलिए, हम कहाँ थे? तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सोर्सेज ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ इंडिया। सोर्सेज ऑफ एंशियंट, सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड। जी, सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड, सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड। यह हिंदी में कह सकते हैं प्राचीन काल के, जी हिंदी में लिखना चाहें आप, प्राचीन काल के मुख्य स्रोत, या मुख्य भी छोड़ दीजिए, प्राचीन काल के स्रोत, प्राचीन काल के स्रोत। हिंदी में लिख सकते हैं आप प्राचीन काल के स्रोत, इंग्लिश में सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड, और हिंदी में प्राचीन काल के स्रोत। इसमें हम क्या करेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ, जी ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री के नाम क्या क्या है। जी, हम अपनी कंट्री के, अपने देश के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री।
ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, ये कह सकते हैं हिंदी में हमारे देश के नाम की उत्पत्ति। हमारे देश के हमारे देश के नाम की उत्पत्ति। हमारे देश के नाम की उत्पत्ति जी। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के नाम की उत्पत्ति। सबसे पहले हमें जानना है कि जिसका मैंने भी आपसे बताया, जिस देश का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उस देश का नामकरण कैसे हुआ, उस देश का नाम कैसे रखा गया, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया और वगैरह वगैरह, आर्यवर्ता, ये सब नाम जो है कैसे मिले, तो हम इस वजह से पहले हम इनको पढ़ेंगे जी। हमारे देश का सबसे पहले वाला नाम क्या है, या कह सकते हैं ओल्डेस्ट नेम क्या है, हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो लिख लीजिए आर्यवर्त। आर्य आर्यवर्त आर्यवर्त हमारे देश का सबसे पुराने वाला नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त आर्यवर्त हमारे देश का सबसे पुराना नाम है आर्यवर्त। अब बात करें इसकी, हमें कहां से मिला, हमारे देश को ये नाम कहां से मिला, से मिला, हमारे देश को ये नाम आर्यंस के द्वारा मिला। हमारे देश को ये नाम आर्यंस के द्वारा मिला। बात क्या है, 1500 बीसी में हमारे देश में किसका आक्रमण हुआ, आर्यंस का आक्रमण हुआ, यानी आर्यंस का हमला हुआ। आर्यंस हमारे देश में आए, आर्यंस हमारे देश में आए, कब आए, 1500 बीसी में, ये कह सकते हैं 1500 किबिल मसीह में हमारे देश में जो है आर्यंस आए 1500 बीसी में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 1500 बीसी। 1500 बीसी में हमारे देश में आक्रमण हुआ किसका, आर्यंस का। अच्छा, अब हम जान लेते हैं हमारे देश में आर्यंस कहाँ से आए थे। बात जहन में ये भी पैदा होती है कि हमारे देश में आक्रमण कहाँ से आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया, हमारे देश में आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। हमारे देश में आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे, ये कह सकते हैं मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। फिर एक दूसरी बात और जहन में पैदा हो रही होगी आपके कि हमारे देश में आर्यंस कहां से कहां तक काबिज रहे, तो लिख लीजिए कश्मीर से, जी, कश्मीर से राजस्थान तक, कश्मीर से राजस्थान तक। उत्तर में, उत्तर में कश्मीर से राजस्थान तक, जी, उत्तर में कश्मीर से राजस्थान तक। दक्षिण में, दक्षिण में राजस्थान तक। और बात करें पश्चिम और पूर्व, पूर्व में, तो पश्चिम में कहां से, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से पश्चिम में, जी, पश्चिम में अफगानिस्तान से। पूर्व में गंगा बैंक तक, गंगा बैंक तक, जी, गंगा बैंक तक। उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में राजस्थान तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान से, पूर्व में गंगा बैंक तक। यहाँ तक आर्यंस का क्या रहा, कब्जा रहा, यानी कि आर्यंस का जो रहने का दायरा रहा वो यही रहा। उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से, पूर्व में कहाँ तक, गंगा बैंक तक। और इसी एरिया को, इस एरिया को ही क्या नाम दिया गया, जी बताएं, आर्यवर्त। इसी नाम, इस एरिया को ही नाम दिया गया आर्यवर्त। तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या हुआ, आर्यवर्त। इस एरिया को ही नाम दिया गया क्या, आर्यवर्त, जी, इस एरिया को ही नाम दिया गया आर्यवर्त। तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या रखा गया, आर्यवर्त, जो आर्यंस के द्वारा मिला। तो उम्मीद है जो है आप जान गए होंगे कि हमारे देश का प्राचीन नाम क्या है। अब हम बात कर लेते हैं अपने देश के सेकंड नाम की, या दूसरे नाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे देश का क्या नाम है, जी बताएं। जी, हमारे देश का दूसरा नाम क्या है,
बताएं। चलिए लिख लीजिए, भारत। सॉरी, हमारे देश का दूसरा नाम है भारत। भारत। जी। ये बात, देश का नाम भारत कैसे पड़ा? चलिए जान लेते हैं। हमारे देश का नाम भारत दो सोर्सेज से हमें ये पता लगता है, दो तरीकों से, दो जगह से हमें ये पता लगता है कि हमारे देश का नाम भारत है। जी। अब हम जान लेते हैं वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से हमारे देश का पता चलता है नाम भारत। चलिए, पहला ही है महाभारत। महाभारत, आप जानते होंगी महाभारत को। जी। जिसमें जिक्र किया गया है किसका? दुष्यंत और शकुंतला का। देखिए आपने महाभारत? नहीं, कोई बात नहीं। तो महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र किया गया है। दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला, महाभारत में इनका जिक्र किया गया है हेडिंग में। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र किया गया है, और इनका एक बेटा था। जी। जिसका नाम क्या था? भरत। भरत, जिसका नाम क्या था? भरत। जो बड़ा होकर क्या बना? जो मशहूर हुआ सम्राट भरत के नाम से। जो मशहूर हुआ सम्राट भरत के नाम से। सम्राट भरत, ये मशहूर हुआ, बड़ा होकर बना सम्राट भरत या राजा भरत। बस इसी के नाम पर जो है क्या कहा जाता है, हिंदू लोग कहते हैं कि दुष्यंत महाभारत के नाम पे, यानी दुष्यंत और शकुंतला का बेटा महाभारत भरत, भरत के नाम पर ही हमारे देश का क्या नाम पड़ा? भारत पड़ा। इसी के जो है नाम पर हमारे देश का क्या नाम रखा गया? भारत रखा गया। तो ये था पहले वाला। इसी तरीके से हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका यानी दूसरा सोर्स है, दूसरा सोर्स है, वह मिलता है हमें जैन माइथोलॉजी से। ये तो हिंदू धर्म से मिलता है। बात करें जैन माइथोलॉजी से। जी। जैन माइथोलॉजी से आप जानते होंगे, जैन माइथोलॉजी में 24 तीर्थंकर। कितने? 24। जैसे हमारे यहाँ ये कह सकते हैं जो मजहब को चलाते हैं और अच्छा बुरा बताते हैं, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिनमें से पहला तीर्थंकर है ऋषभ देवा। पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव। ऋषभ देव। जी, पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव। और इसके ऋषभ देव के दो बेटे थे। कितने? दो बेटे। ऋषभ देव के दो बेटे थे। एक का नाम भरत और दूसरे का नाम क्या? गोमटेश्वर। दूसरे का नाम गोमटेश्वर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से पहला है ऋषभ देव, और ऋषभ देव के दो बेटे हैं। बेटे थे भरत और गोमटेश्वर। जी, भरत और गोमटेश्वर। और ये भरत, ये बड़े हैं। भरत, भरत बड़े हैं और गोमटेश्वर छोटे हैं। और इनके बेटे भरत के नाम पर ही क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे देश का नाम, दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा था, याद रखना महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र हुआ, और दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र बेटा था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और अगर कोई पूछे जैन माइथोलॉजी के मुताबिक बताएं, तो जैन माइथोलॉजी के मुताबिक है कि जैन माइथोलॉजी में 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर, जिनमें से पहले वाले का क्या नाम है? पहले का नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव, और ऋषभ देव के दो बेटे थे भरत और गोमटेश्वर। और ऋषभ देव के बड़े बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का क्या नाम पड़ा? भारत पड़ा। तो दोनों ये बात क्लियर है। तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल, और कल हम अगला नाम पढ़ेंगे। और अभी हम अपने देश के नामों के बारे में ही जानेंगे। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, और इसी तरीके से हमारे देश को जो है सोने की चिड़िया भी कहा गया, तो सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? सपेरों का देश भी कहा गया, तो सपेरों का देश क्यों कहा गया? हम अपने नाम के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के नाम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं। जी, बिल्कुल बेसिक से हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आपके? जी। ओके, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से 6 बजे।